नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मध्य प्रदेश की बात देख रहे हैं आप। मैं हूं पुनीत पाठक। साल 2021 की शुरुआत हो चुकी है और अगर पहले दिन हम जो लगातार बदलावों की चर्चा कर रहे हैं तो इसमें भारतीय जनता पार्टी ने हाल में कुछ नेताओं को जिम्मेदारियों में परिवर्तन किया है, कुछ नए प्रभार दिए हैं, कुछ नए राज्य सौंपे हैं। राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश अब मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल के प्रभारी बनाए गए। बड़ी बात यह कि शिव प्रकाश का बेस कैंप भोपाल में रहेगा, यानी मध्य प्रदेश की राजधानी भाजपा संगठन की गतिविधियों का एक अहम केंद्र बन सकता है। इसके पूरे आसार। आखिर इस नई नियुक्ति के मायने प्रदेश के लिए क्या होंगे, प्रदेश की पॉलिटिक्स में, बीजेपी की पॉलिटिक्स में, क्योंकि अब बहुत से नए लोग बीजेपी में आ चुके हैं, क्या असर पड़ेगा, इस पर बात करेंगे। पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं। नया साल नई उम्मीदें और नए बदलाव लेकर आता है। मध्य प्रदेश में सत्ताधारी बीजेपी के लिए 2021 बदलाव लेकर आया। 2020 के आखिरी दिन बड़े बदलाव करते हुए संगठन के 3 नेताओं को अहम जिम्मेदारियां सौंपी गईं। इसके तहत राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश को मध्य प्रदेश के अलावा छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल का प्रभार सौंपा गया। खास बात यह कि शिव प्रकाश का बेस कैंप भोपाल होगा। संगठन में बदलाव का स्वागत करते हुए प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि उनके आने से पार्टी को मजबूती मिलेगी। और माननीय शिव कुमार जी भारतीय जनता पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता हैं, राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री हैं और इस थॉट के लिए जीवन से लगातार वो काम कर रहे हैं। तो इसलिए हम सबका सौभाग्य है कि आदरणीय भाई साहब का केंद्र भोपाल हुआ है, तो हम सब लोगों के लिए तो और ताकत बढ़ी है और सीखने के बड़े अवसर मिलेंगे उनके माध्यम से। बीजेपी के नए सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश की भूमिका आरएसएस और बीजेपी के बीच समन्वय की रहेगी। उन्हें 6 राज्यों की जिम्मेदारी दी गई है। शिव प्रकाश को मध्य प्रदेश की जिम्मेदारी देकर राज्य में बड़े बदलाव के संकेत जरूर मिले हैं, क्योंकि बीजेपी राष्ट्रीय नेतृत्व ने पिछले 10 महीने में 4 ऐसे बड़े फैसले लेकर ये संकेत दिया है कि अब सरकार और संगठन में संघ का दखल होगा। पहले फरवरी में प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह की जगह संघ प्रचारक वीडी शर्मा की नियुक्ति हुई। इसके बाद प्रदेश में 5 महामंत्री भगवान दास सबनानी, कविता पाटीदार, शरदेंदु तिवारी और रणवीर सिंह रावत की नियुक्ति का आदेश भी दिल्ली से ही किया गया। इसके बाद विनय सहस्त्रबुद्धे के स्थान पर संघ पृष्ठभूमि वाले मुरलीधर राव को प्रदेश प्रभारी बनाकर मध्य प्रदेश भेजा गया और अब राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश को मध्य प्रदेश की जिम्मेदारी। हालांकि विपक्ष इसे बीजेपी में गुटबाजी से जोड़कर देख रहा है। नहीं, ये जिस तरह के नाम आ रहे हैं कि अमित शाह जी जो गृह मंत्री, उनके नज़दीकी शिव प्रसाद को यहाँ पे चार्ज दे रहे हैं, इसका मतलब है कि मध्य प्रदेश पे अब मोदी जी की नहीं अमित शाह की चलेगी और उस हिसाब से सरकार में भी बदलाव होने की संभावना दिख रही है, ये पूरे सेटअप के हिसाब से। जाहिर तौर पर शिव प्रकाश का भोपाल में बेस कैंप होने से बीजेपी को निकाय चुनाव में फायदा मिलेगा, क्योंकि शिव प्रकाश उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव के अलावा निकाय चुनाव में संगठनात्मक ढांचे का बेहतर तरीके से उपयोग करने में अहम भूमिका निभा चुके हैं। शिव प्रकाश के मध्य प्रदेश में आने से अब संगठन का दखल सरकार में भी बढ़ेगा। सूत्रों के मुताबिक सरकार के कामकाज की निगरानी संगठन करे, इसीलिए संघ प्रचारकों को एक के बाद एक बीजेपी संगठन में दाखिल कराया जा रहा है। सुधीर दंडोतिया, IBC 24, भोपाल। तो नए साल में नए चेहरे के साथ जिस बड़े बदलाव की हम चर्चा कर रहे हैं, पूरा पैनल हमारे साथ में जुड़ रहा है। परिचय आपसे इस पैनल का कराते हैं। हमारे साथ में डॉक्टर शिरीष चंद्र मिश्रा जी, मैनेजिंग एडिटर, IBC 24, हमारे साथ में इस मंच के ऊपर हैं। इसके अलावा बालेंदु शुक्ला जी, कांग्रेस पार्टी की ओर से सीनियर लीडर जुड़ चुके हैं। रजनीश अग्रवाल साहब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जुड़ चुके हैं। डॉक्टर शिरीष, सिंपल एक सीधी सी बात दिखाई पड़ती कि मध्य प्रदेश में जितना उठापटक 2020 में सियासत में दिखा और एक बड़ा कुनबा बढ़ गया भारतीय जनता पार्टी का, कांग्रेस से बहुत सारे लीडर आ गए और इसके बाद कुछ चेंजेस एक के बाद एक भारतीय जनता पार्टी में जो दिख रहे हैं, उसमें एक बात कॉमन है कि संघ का दखल, चाहे आप इसे अनुशासन लाने के तौर पर देखें, नई रीति नीति सिखाने के तौर पर देखें, ये संकेत हमको एक के बाद एक मिल रहे हैं। देखिए पुनीत जी, जब 2018 में मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत
कम मार्जिन से बनते बनते रह गई और कांग्रेस को सरकार बनाने का अवसर मिला। उसके बाद जो चुनाव हुए उसमें वीडी शर्मा जी की जिस तरह से नियुक्ति हुई और उनको टिकट दी गई, उनको लाया गया, उनको सक्रिय किया गया, शुरुआत वहाँ से हो चुकी थी। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी को एक अवसर मिला कांग्रेस की फूट का फ़ायदा उठाकर सरकार बनाने का। और लेकिन जब सरकार बन गई, जो सरकार बनाने में जो इन लोगों की भूमिका थी, और जब ये सरकार बनी, शिवराज जी चौथी बार मुख्यमंत्री बने, तो शिवराज जी पहले जैसे शिवराज जी नहीं रहे। जो उनकी कार्यशैली देखी जाती थी, जिस तरह से पहले हर चीज़ दिल्ली से नहीं होती थी, जैसे अभी हमने दिखाया अपने खबर में कि 5 जो महामंत्री उनकी नियुक्ति सीधी दिल्ली से हुई है। आपको याद होगा जब मंत्रिमंडल का विस्तार होना था, जब मंत्रिमंडल बनना था, तब भी वो सूची दिल्ली से आई। उसके बाद जब मंत्रिमंडल में विभागों की बात आई तब भी सूची दिल्ली से आई। तो एक जो नया एक सिस्टम शुरू हुआ है, चूँकि दिल्ली जो है भाजपा का जो आला कमान है उसको इस बात का विश्वास हो गया है कि जिन राज्यों में उन्होंने सरकार गंवाई है तो वहाँ का जो मौजूदा नेतृत्व रहा है उनकी कमी रही है, उनकी कमजोरी रही है, और वो अधिकारियों पे बेस्ड हो गए थे, संगठन से दूर हो गए थे। तो वहाँ पर धीरे धीरे परिवर्तन शुरू हुए और उस जैसे छत्तीसगढ़ में परिवर्तन हुआ वैसे वहाँ पर भी परिवर्तन हुआ। वहाँ सरकार रहते हुए आप परिवर्तन देख रहे हैं, यहाँ सरकार के बगैर परिवर्तन देख रहे हैं। तो वहाँ पर जो चीज़ें सामने आईं, उसके बाद उनको ऐसा लगा कि यहाँ पर चुनाव को भी 3 साल हैं। जैसे अभी यदि हम बात करें मई जून की, तो मई जून में 5 राज्यों में चुनाव हमको दिखाई दे रहे हैं। पश्चिम बंगाल उसमें एक है, केरल है, पांडिचेरी है, तमिलनाडु है, इसके अलावा केरल है। तो भारतीय जनता पार्टी ने अपनी प्रायोरिटी को 2 हिस्सों में बांटा है। पहले जिन राज्यों में आने वाले 6 महीने में चुनाव होना है, 5 महीने में चुनाव होना है, वहाँ पर दूसरे तरह के नेताओं को भेजा है, और जहाँ पर उनके पास समय है वो पूरे संगठन का रीस्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं। जैसे आप देखे होंगे कि अभी भी चाहे छत्तीसगढ़ की बात करें, चाहे मध्य प्रदेश की बात करें, कार्यकारिणी पूरी तरह से बनी नहीं है, उनका नया स्वरूप सामने नहीं आया है, कुछ जगह नियुक्तियाँ हुई हैं। तो उसके पीछे कारण यही है कि भारतीय जनता पार्टी में अब एक बदलाव का दौर चल रहा है, ना सिर्फ संगठन के लेवल पर। यदि कुछ नेताओं को ऐसा लगता है कि वो असंतुष्ट हैं और उनको लाभ मिल जाएगा जो 15 साल में जिनको महत्व है, तवज्जो नहीं मिला, तो वो भी एक गलतफहमी है उन लोगों की। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अब एक तरह से फ्रेश लोगों को सामने लाने वाली है, और फ्रेश लोग सामने आ रहे हैं, और वो हमको दिखाई दे रहा है जिस तरह से परिवर्तन हो रहे हैं और जो टीम अब काम कर रही है। तो आने वाला जो समय है बदलाव का भारतीय जनता पार्टी का, और भारतीय जनता पार्टी अब कोई राज्य स्तर पर रिस्क नहीं लेना चाहती कि राज्य के नेताओं के भरोसे ही सारी चीज़ें की जाएँ। उन्होंने अपनी जो नई स्ट्रेटजी है वहाँ पर वो सेंट्रलाइज है, लेकिन उनके पास सेंट्रलाइज का मतलब ये नहीं है कि उनको नीचे स्तर की जानकारी नहीं है। अब जो भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व है उसमें ऐसे लोग हैं जिनके पास बहुत नीचे स्तर की जानकारी। जगत प्रकाश नड्डा जी ऐसे व्यक्ति हैं कि छत्तीसगढ़ के लंबे समय तक प्रभारी रहे और मध्य प्रदेश से उनका गहरा नाता है, मध्य प्रदेश उनका आना जाना है। तो अब जो टीम काम कर रही है वो एक अलग ढंग से काम कर रही है। पहले जैसा जो समय के साथ भारतीय जनता पार्टी ने अपना बदलाव किया है, और उसके तौर पर आप देख सकते हैं कि वीडी शर्मा जी के साथ जो इनका शिव प्रकाश जी की वहाँ पर तैनाती हुई है, वो अपने आप में ही भारतीय जनता पार्टी के जो संगठन में चेंजेस हुए हैं, जैसे ऑर्गेनाइजर का नया पद सृजित किया गया है। तो ये सब जो चीज़ें नई हैं, तो इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी समय के साथ अपने आप को बदलती जा रही, ताकि 2023 का जो चुनाव हो उसमें उनको अच्छे परिणाम मिल सकें। चलिए, और परिवर्तन समय की मांग है, और बहुत सही बात की। रजनीश अग्रवाल जी हैं, मुखर और स्पष्ट वक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। अग्रवाल जी, पहले तो ये जो नया परिवर्तन हुआ इसमें एक और अहम बात मध्य प्रदेश के लिहाज से, संगठन के लिहाज से, कि भोपाल में उनका बेस कैंप होगा, और ये जिस तरीके से सरकार में अभी सरकार बनी है, नए लोग शामिल हुए हैं, एक तरफ ट्रेनिंग है, दूसरी तरफ संगठन में कसावट और संघ का दखल कह लें या संघ का अनुशासन, जो एक मेन स्ट्रीम, एक मेन धागा होना चाहिए सब कार्यकर्ताओं में, एकता का और अनुशासन का। उस लिहाज से इस नियुक्ति को आप कैसे पाते हैं? क्या ये कसावट लाएगा? क्या ये 23 की तैयारी है? क्या ये संघ का बढ़ता अनुशासन है? आप जवाब दे दूंगा, और जो आदरणीय डॉक्टर शिरीष जी ने बात कही है और वो कुछ प्रश्न भी उठे हैं, उनका भी मैं उत्तर देने का प्रयास करता हूं। पहली बात तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी की संगठन रचना को समझना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी में राष्ट्रीय स्तर पर एक राष्ट्रीय संगठन महामंत्री जो मूल रूप से पूर्णकालिक होते हैं, और 4 सह संगठन महामंत्री जो उनका काम में सहयोग करते हैं। वर्तमान में
राष्ट्रीय संगठन महामंत्री BL संतोष जी, जो रामलाल जी के पदमुक्त होने के बाद में वहाँ बने हैं, वो पहले सह संगठन महामंत्री थे। उनके साथ में 3 अन्य, श्रीमान शिव प्रकाश जी, श्रीमान V सतीश जी और श्रीमान सोदान सिंह जी थे। और अब मात्र श्रीमान शिव प्रकाश जी सह संगठन महामंत्री हैं। V सतीश जी संगठक, जो पहले भगवत शरण माथुर जी SC और ST मोर्चा की जिम्मेवारी संगठक के तौर पर देखा करते थे, वो V सतीश जी देखेंगे। साथ में संसदीय कार्यालय का संपर्क समन्वय का काम भी उनके पास रहेगा। आदरणीय सोदान सिंह जी अब सह संगठन महामंत्री की जगह उपराष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। जैसा आपको पता है, आपने कल खबर भी दिखाई कि वो 4-5 जो राज्य हैं दिल्ली के समीपस्थ, उनके प्रभारी भी हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं कोई परिवर्तन नहीं है। रही बात बेस कैंप की, तो जो 4 सह संगठन महामंत्री होते हैं, उनके देश में अलग अलग स्थानों पर जहां उनकी जिम्मेवारियां जो रहती हैं, विशेष तौर पर जिन संगठनों का मामला प्रभार वो देखते हैं, उसी किसी एक राज्य में उनका, चूंकि भोपाल मध्य प्रदेश सेंट्रल में लोकेट है, इसलिए यहाँ उनका केंद्र कर दिया। पहले मध्य प्रदेश का जिम्मा राष्ट्रीय संगठन महामंत्री के नाते रामलाल जी स्वयं देखा करते थे, लेकिन उनका केंद्र चूंकि अब राष्ट्रीय संगठन महामंत्री थे इसलिए दिल्ली हुआ करता था। अब सह संगठन महामंत्री के नाते शिव प्रकाश जी देख रहे हैं, इसलिए स्वाभाविक है कि अन्यत्र कहीं केंद्र होना है, मुख्यालय होना है। इसलिए जो भोपाल मध्य में, क्योंकि पश्चिम बंगाल भी, आंध्रा भी, तेलंगाना भी, छत्तीसगढ़ भी, महाराष्ट्र भी, इसलिए बीच में मध्य प्रदेश भोपाल है। इसलिए हाँ, लेकिन हम सौभाग्यशाली हैं, गौरवान्वित भी हैं कि उनके संगठन का नाम, क्योंकि बहुत कुशल संगठक कहे जाते हैं, उन्होंने हरियाणा की सरकार बनवाने में, वहाँ का संगठन बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। पश्चिम बंगाल में आजकल आप जो कुछ देख रहे हैं उसमें बहुत बड़ा योगदान आदरणीय शिव प्रकाश जी की संगठन प्रेरणा का है, उसमें कोई दो मत नहीं है। तो मध्य प्रदेश को उनका लाभ मिलेगा, इसमें कहीं हम इंकार नहीं कर सकते। तो हम तो गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, सौभाग्यशाली है कि उनका मार्गदर्शन भी मिलेगा। सरकार में हो, संगठन में हो, कार्यकर्ताओं को जिस स्तर पर भी आप कहें, मैं स्वीकार करता हूं कि उनके निर्णय में भागीदारी, संगठन में बाकी कामकाज में, यहाँ संगठन में अलग तरह की, वहाँ संगठन को बनाना था, जहाँ पश्चिम बंगाल का जिक्र कर रहे हैं, वहाँ खड़ा करना था। और यहाँ काफी मजबूत संगठन पहले भी माना जाता था, इतनी लंबी सरकार चली, इतने लंबे समय तक संगठन में तमाम तालमेल दिखाई पड़े। अब लेकिन संगठन में यहाँ बड़ी चुनौती है कि विचारधारा से बिल्कुल अलग लोग, बल्कि विरोध में खड़े लोग परिवार का हिस्सा बन गए हैं। पिछले 4-5 नियुक्तियों का जिक्र जैसा हमने अपनी रिपोर्ट में भी किया, और जो लगता है हमारे साथियों को, पत्रकारों को, आपके ही कार्यकर्ताओं से बात करके, कि उन्हें रीति नीति समझा के उतनी मजबूती से पार्टी से जोड़े रखना भी जरूरी है। क्योंकि कांग्रेस बार बार सवाल उठाती है कि आप ले तो गए लेकिन संभालेंगे कैसे। और ऐसे में जो संघ के नेता हैं, क्योंकि एक थ्रेड कहलाती है, एक धागा कहलाता है जो पार्टी को जोड़ के रखता है, तो इसे स्वीकार करने में मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत होगी, कि ये काम बखूबी कर सकते हैं। क्योंकि वहां चुनौतियां अलग थी, अलग हैं। नहीं, मैंने कहा नहीं, मैंने कहा ना कि अब मध्य प्रदेश में है तो उनका मार्गदर्शन मिलेगा। तो मार्गदर्शन जिन कामों के लिए, जिन कार्यों के लिए, जिन प्रकार के निर्णयों के लिए, उन सब में मिलेगा। मैंने ये कहा इनकार कि, मैंने तो कहा कि उनका मार्गदर्शन मिलेगा। अब चाहे जो बाहर से मित्र आए हैं उनके संदर्भ में हो, चाहे सरकार के संबंध में हो, मैंने कहा ना, खुद जो कहा भैया, संगठन के संबंध में हो, हर मामले में उनकी भागीदारी निर्णय में होगी। मैंने कहा उनका जो काम करने की शैली है, पद्धति है, उसका लाभ मिलेगा। रजनी जी, ये जो नियुक्ति हुई है, तो क्या ये माना जाए कि भारतीय जनता पार्टी में आने वाला जो पीढ़ी बदलाव है, उसकी सब तैयारियां चल रही हैं? देखिए, अभी जो राष्ट्रीय स्तर पर जो इस प्रकार की भूमिका है, इसमें तो पीढ़ी बदलाव से कहीं कोई संबंध नहीं। मैं राज्य की बात कर रहा हूँ, मध्य प्रदेश। पहले ही राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री थे सोदान सिंह जी। मध्य प्रदेश में तो आदरणीय विष्णुदत्त शर्मा जी राष्ट्रीय, क्षमा करिए, प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं, और उसके बाद में उनकी विस्तारित टीम भी आने वाली, कार्यकारिणी भी आने वाली है, प्रदेश कार्यकारिणी। तो स्वाभाविक है, ये पीढ़ी बदल कोई नए नवेला मामला नहीं है, बहुत पहले से लगातार चल रहा है, संचालित हो रहा है। आपने देखा होगा कि 2014 के पहले से ही नितिन गडकरी जी जब राष्ट्रीय अध्यक्ष हुए थे, तब से लगातार ये पीढ़ी बदल का दौर जो है वो चल रहा है, उसमें कहीं कोई इंकार नहीं है। चलिए, हमारे साथ में बालेंदु शुक्ला जी भी हैं। बालेंदु जी, आपका भी राजनीति में लंबा तजुर्बा है, और भारतीय जनता पार्टी को, उसकी सियासत को आप भी बारीकी से देखते समझते रहें। इस परिवर्तन के मायने कांग्रेस के नाते, एक विपक्ष के नेता के नाते आप कैसे देखते हैं? क्या चैलेंज बढ़ेगा? क्योंकि बहुत से लोग आपसे टूटे हैं, वहां गए हैं, और अब वहां संगठन और मजबूत और ऑर्गेनाइज हो रहा है।
देखिए, एक चीज़ तो बड़ी स्पष्ट है। अभी तक लोग पूछते थे कि भारतीय जनता पार्टी में और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में क्या है। ये एक दूसरे के भाई भतीजे हैं, नाते रिश्तेदार हैं या मार्गदर्शक हैं। तो ये हमेशा इनके वरिष्ठ नेताओं द्वारा भी स्पष्ट नहीं किया गया कि आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी ये दो अलग अलग संस्थाएं हैं। एक गैर राजनीतिक है और एक राजनीतिक है। लेकिन जो भी अपन पिछले वर्षों से देखते आ रहे हैं, जो अब बढ़ गया है कि आरएसएस के लोग भारतीय जनता पार्टी के अंदर नियुक्त किए जाते हैं, उनको टिकट दिया जाता है। वो जीतते हारते अलग बात है। जितने भी उन्होंने गवर्नर्स बनाए, उन्होंने आरएसएस के लोगों को बनाया। लेकिन कहते ये हैं कि हम अलग हैं, हमारी विचारधाराएं एक सी होंगी लेकिन हम अलग अलग हैं। हकीकत ये है कि आज की तारीख में भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी एक ही है। अपन जानते हैं कि इवन प्रदेश के स्तर पर जो कामकाज देखा जाता है वो मुख्यमंत्री देखते हैं, पार्टी का अध्यक्ष देखता है और साथ साथ आरएसएस द्वारा मनोनीत उनका एक साथी भी रहता है। ये तीनों मिलकर निर्णय लेते हैं। तो इसमें आरएसएस के व्यक्ति को भी जोड़ा गया। ये क्यों जोड़ा गया? एक तरह तो कहते हैं कि हम राजनीति से हमारा कोई संबंध नहीं है, लेकिन उनके नेता लोग प्रदेश से लेकर कर जिले तक लोग मनोनीत किए जाते हैं और उनकी बड़ी तवज्जो रहती है। तो आज भी हो क्या रहा है? आज आरएसएस अपनी विचारधाराओं को भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से लाना चाह रही है देश के अंदर, प्रदेश के अंदर। ये बात बड़ी स्पष्ट है कि अभी तक जो भारतीय जनता पार्टी ये कहती थी कि हम धर्मनिरपेक्ष हैं, वो धर्मनिरपेक्ष बिल्कुल नहीं है। आरएसएस निश्चित तौर से हिंदू मुसलमानों को अलग अलग करना चाहती है और बात भी बड़ी स्पष्ट है, क्योंकि मुसलमानों की संख्या 16-17% होगी और हिंदुओं की संख्या 80-82-83% है। तो वो जानते हैं कि राजनीतिक तौर पे अगर हम इनको दो को अलग अलग करेंगे, हम हिंदुओं के हमगामी बन जाएंगे, मुसलमानों को कांग्रेस पार्टी की तरफ धकेल देंगे और इसलिए सत्ता हमको मिलेगी क्योंकि हमारे पास संख्या कहीं ज़्यादा है। पिछले दिनों में भी यही बातें सब जगह रही, लेकिन हुआ ये कि लोग प्रारंभ में तो समझे, लेकिन अब आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे राज्यों में भारतीय जनता पार्टी हारी है। अभी कुछ एक राज्य में उनका प्रदर्शन अच्छा रहा है, हैदराबाद में अच्छा रहा है, लेकिन आप देखिए कि प्रादेशिक हमारे जितने राजनीतिक दल हैं उन्होंने ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन किया है और भारतीय जनता पार्टी पीछे रही है। बंगाल में क्या होगा क्या नहीं होगा अलग बात है, लेकिन जो देश के लिए, देश में रहने वाले उन लोगों के लिए जो माइनॉरिटी में हैं, जिनकी संख्या कम है, कांग्रेस पार्टी ने उनको भी सहयोग दिया और उनका साथ लेने का प्रयास किया। इसका राजनीतिक लाभ भारतीय जनता पार्टी ने या आरएसएस ने भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से उठाया और इसीलिए अब ये हो रहा है कि जो भी आरएसएस के लोग हैं उनको चाहे गवर्नर बनाया जाए, चाहे टिकट दिया जाए। छोटा सा ब्रेक, ये उनका लंबा एजेंडा है और उसी के माध्यम से ब्रेक ले लो। और आप जिस एजेंडे की बात कर रहे हैं इस पे कांग्रेस की असहमति है, तो खुलकर कहें कि असहमति है। संघ का जो दखल आप ये कह रहे हैं या उनको सीधे मौका देने की बात कह रहे हैं, तो क्या इस पर कांग्रेस को आपत्ति? तो सीधा आप बताइएगा, अपनी बात रखिएगा। बालेंद्र शुक्ला जी, फिर एक बार सीधा सवाल पूछता हूं। ये जो कसावट है, आपने कहा कि ये डेलिबरेटली किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी में, तो वो उनकी रणनीति है, वो कसावट उनकी रणनीति है, वो काम उनका रणनीति है और वो लगातार चलता रहता, सतत चल रहा है। क्या इससे कांग्रेस को नुकसान है? क्या आरएसएस के लोगों को आगे करने से वो कसावट भी आएगी, वो संगठन भी मजबूत होगा और इससे क्या बीजेपी मजबूत होगी तो कांग्रेस को इससे नुकसान पहुंचेगा? क्या विरोध है आपका इस बात से? देखिए, प्रश्न इस बात का है कि ये देश के अंदर तमाम जातियों के लोग रहते हैं। स्वतंत्रता के बाद तमामों वो मुस्लिम समुदाय जो पाकिस्तान जाना पसंद नहीं किया और उन्होंने अपने आप को हिंदुस्तानी माना, भारतीय माना और वो इस देश में रह गए। अब जब यहाँ पर एक सरकार बनी है, उस सरकार की जिम्मेदारी है कि सभी को आगे बढ़ने का मौका दे, जो भी इस देश के अंदर रह रहा है, किसी भी जाति को हो,
क्योंकि हिंदुस्तान पाकिस्तान बनते समय हिंदू मुसलमानों के बीच में संघर्ष हुआ, दिक्कत परेशानी गई। इसका भारतीय जनता पार्टी ने या कहा जाए मेरा सवाल एकदम स्पष्ट, इसका ये फायदा उठाया। बालेंद्र शुक्ला साहब, मेरा सवाल एकदम स्पष्ट, क्या रेफरेंस है इसका? जी जी, क्या मेरा सवाल है एकदम इसका? स्पष्ट जो आप कह रहे हैं रजनीश, कौन सी चलिए आप उत्तर देना चाहें तो आप दे दें उनकी बात। क्या रेफरेंस है इस बात का? देखिए एक सेकंड बताओ मैं आपको कि आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही क्या नहीं कर रही, भारतीय जनता पार्टी को जो करना करे, हमें जो करना है वो हम करेंगे। अरे तो आज की तारीख में कहाँ दे रहे हो, कहाँ कुछ भी बोले जा रहे हो, आप वरिष्ठ नेता हो, कुछ भी भारतीय जनता एक सेकंड पाकिस्तान भारत कुछ भी एक बात सुन लीजिए, हिंदू मुसलमान ऐसा जाति कुछ भी, 15 करोड़ मुसलमान है, 20 करोड़ मुसलमान है, आप बोल लीजिए, जनसंख्या और 50 करोड़ कह दो आप, तो आपकी मर्जी साहब। नहीं, हमें तो बोलना ही, जवाब हमें देने को कहा है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। पहली बात तो ये है कि कोई नए नवेला मामला नहीं है कि नए सिरे से कोई इस प्रकार का। जब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने जनसंघ के गठन किया था, राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, तब दीनदयाल जी भी उनके साथ गए थे, संघ के प्रचारक ही थे वो भी। तो कोई नई नवेला मामला नहीं, और नया उद्घाटन हो गया हो, कोई डॉक्टर शिरीष जी भी बैठे हैं और हमारे एंकर महोदय पुनीत जी भी हैं, सबको पता है क्या होता है और कैसे होता है। सवाल नीतियों का, हम 6 साल से केंद्र में शासन में हो, क्या है आपका पॉइंट, क्या कहाँ है कांग्रेस, कहाँ है, किस राज्य में कांग्रेस कहाँ है? अभी वो बोल बिना रेफरेंस के बात करके आप, मुझे लगता है कि दर्शकों को कम से कम भ्रमित करने का प्रयास मत करिए। हिंदू मुसलमान यहाँ कहाँ आ गया? शुक्ला जी अपनी बात रखें, पॉइंट रखें, भारत पाकिस्तान हिंदू मुसलमान। हाँ जी, आप बोलिए। देखिए, ये चीज सर्वविदित है कि भारतीय जनता पार्टी किस आधार पे आगे बढ़ रही है। ये भी सही है कि भारतीय जनता पार्टी कुछ भी करे, ये उनकी मर्जी है, वो चाहे आरएसएस के वालों को लाएं, चाहे किसी को भी लाएं, इससे कांग्रेस पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। आप अपनी ताकत चाहे जैसे बढ़ाइए, हम अपनी ताकत बढ़ाने का प्रयास करेंगे। चूँकि आज आप अपर एंड में आपकी केंद्र में सरकार है, मध्य प्रदेश में आपकी सरकार है, तो आप लंबी चौड़ी बातें कह सकते हैं, लेकिन हकीकत ये है, बालेंद्र जी आपने पर हमारी बात का सीधा जवाब नहीं दिया। हम ये जानना चाह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी में जो बदलाव हुआ है, इसको आप कैसा देखते हैं, आपके लिए कितनी चुनौती है, कांग्रेस इससे कैसे निपटेगी? तो हमें अपनी बात का पूरा जवाब नहीं मिला और सीधा जवाब भी नहीं मिला। आप सुन तो पूरा सुन लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी कुछ भी करे, हमें उससे क्या लेना देना है? हमें कोई लेना देना नहीं है। मुझे जिसको चाहे बनाए, जिसको चाहे ना बनाए, हमें क्या लेना देना है? आप वैसे भी कांग्रेस के बात तो नहीं रही जी, आप वैसे भी पहले कांग्रेस में थे, फिर भारतीय जनता पार्टी में आए और भी 9 महीने पहले ही वापस कांग्रेस में गए, तो हो सकता है कि आपको कोई हिचक हो अपनी बात रखने में। बिल्कुल, पर हमें अपनी बात का जवाब नहीं मिला। हाँ, बिल्कुल अच्छी बात पूछी आपने बहुत अच्छी। अरे अब आपको सुन लीजिए एक बात, हम भारतीय जनता पार्टी में गए, मैं करीबन 9 साल वहाँ पे रहा, और मैंने ये देखा कि भारतीय जनता पार्टी मेरा कोई भी राजनीतिक उपयोग नहीं कर रही थी। उन्होंने पार्टी में तो लिया, एक पद भी दिया, मैं किसी व्यक्ति के खिलाफ आज भी नहीं हूँ। शिवराज सिंह जी ने मुझे पद पे रखा 6-7 साल, तो मुझे व्यक्तिगत तौर से उनसे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जितने बरस भी मैं भारतीय जनता पार्टी में रहा, उन्होंने मुझसे कोई भी राजनीतिक कार्य नहीं लिया। तो मैंने देखा कि वो मुझको रखे तो हुए परिसर में तो रखे, लेकिन भवन के अंदर नहीं आने दे रहे। और उसके बाद जो बड़ी भारी अपने आप को चलिए ऐसी पार्टी कहती थी कि नीति के अनुसार, माफ कीजिएगा, जितना वक्त था उसको और ज्यादा वक्त आपको देकर के कोशिश की हमने समझने की कि नियुक्तियों से विपक्ष में बैठी कांग्रेस पार्टी को क्या लगता है, वो इससे कितने चैलेंज के तौर पर लेते हैं। लेकिन माफ कीजिएगा, इसका स्पष्ट उत्तर नहीं आ पाया, सुलझा उत्तर नहीं आ पाया। फिर भी बहुत शुक्रिया आप सबका इस चर्चा में आने के लिए। ये नियुक्तियां कितनी कसावट लाती, कितना चैलेंज विपक्ष को देती हैं, आने वाले कुछ ही वक्त में परिलक्षित होना शुरू होगा। धन्यवाद, नमस्कार।